नमस्कार दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था प्रश्न बैंक कुलदीप जी चौधरी सर की बुक में से कुछ प्रश्न सॉल्व करेंगे। मौलिक अधिकारों के बारे में लगभग 50 प्रश्न होने वाले हैं और बहुत ही शानदार बुक है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? ये भी मूल अधिकार है। शिक्षा का मूल अधिकार 21 में है। 21 में 86वें संविधान संशोधन 21A में जोड़ा गया था शिक्षा संबंधी मूल अधिकार। ठीक है, 21A में है। कौन से अनुच्छेद में? 21A में है। अब देखते हैं कौन सा अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार नहीं है भारतीय संविधान में। अब कौन सा अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार नहीं है। जो संपत्ति का अधिकार है उसे 44वें संविधान संशोधन, कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार को भाग 3 में 19A में वह 19A एफ में था। 19A एफ में संपत्ति का अधिकार था और अनुच्छेद 31 को में निरस्त कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार को भाग 12 में अनुच्छेद 300A में एक क्या बना दिया गया? एक विधिक अधिकार बना दिया। कौन सा अधिकार बना दिया गया? एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने हैं? वर्तमान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं और 11 मूल कर्तव्य प्रदान किए गए हैं भारतीय संविधान में नागरिकों को। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है समता का जो अधिकार है 14 से 18 के मध्य अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य समता के अधिकार का उल्लेख किया गया है या समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। 11 तीसरे नंबर का सही है इसमें। अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य समता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। ये 5 अनुच्छेद हैं इसमें शामिल। ठीक है, जो 16 में अनुच्छेद 16 में भी 16 से 20 तक नहीं है, ये 18 तक ही है। 15 से 19 में तो स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, समता का अधिकार 14 से 18 तक की है, 13 से नहीं है, 14 से है। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा 14 अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य क्या कर दिया गया है? प्रदान किया गया है। कौन से 14 से 18? अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। क्या है? अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष समान संरक्षण की बात कही गई है अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद। 5 आधारों का उल्लेख है यहाँ। एक धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, 5 आधारों का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 15 में। और अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन में आरक्षण। लोक नियोजन में विषयों में अवसर की समानता, यानी सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात है। लोक नियोजन में अवसर की समता का उल्लेख है। और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है, यानी छुआछूत का अंत किया गया है। अनुच्छेद 18 में क्या किया गया है? उपाधियों का अंत किया गया है। कोई भी भारतीय उपाधि विदेशों से उपाधि धारण नहीं करेगा। और जो सैनिक और भारत रत्न को छोड़कर बाकी सब जो उपाधियां हैं वो क्या है? अंत कर दिया गया है उनका। अनुच्छेद 15 और 16 ये
ये किसको प्राप्त है? ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ये केवल नागरिकों को प्राप्त है। नागरिकों को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है। और तीसरा प्रश्न देखते हैं अपन। मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबंधित करते हैं? ठीक है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के सिद्धांतों को प्रावधानों को प्रतिबंधित करता है या करता है। इसमें देखते हैं, ये उद्देशिका भी सिद्धांतों को प्रावधानों को प्रतिबंधित करता है। उद्देशिका करता है, करती है, नीति निर्देशक करते हैं, मूल कर्तव्य करते हैं। ये तीनों ही सही है। तो इसमें क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी। इधर देखते हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका में शब्द नागरिकों को 5 प्रकार की स्वतंत्रता दे रखी है। उद्देशिका में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दे रखी है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। कौन कौन सी है? एक लाइन पे होनी चाहिए। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये प्रस्तावना में क्या है? भारतीय संविधान नागरिकों को 5 प्रश्न उद्देशिका में दे रही। उद्देशिका प्रस्तावना की बात है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई। क्या कर दी गई है? स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में दे रखा है और मूल अधिकारों के बारे में भी यहाँ थोड़ा थोड़ा तीनों के बारे में दे रखा है। तो देखते हैं जो मूल अधिकारों का उल्लेख है वह है भाग 3 में उल्लेखित किए गए हैं। और नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में उल्लेखित है? भाग 4 में उल्लेखित है। कौन से भाग में उल्लेखित है? नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में उल्लेखित है। कौन से भाग में उल्लेखित है? भाग 4 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 तक का वर्णन किया गया है। ये कहाँ से लिए गए? नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए। ठीक है, आयरलैंड से लिए गए। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को स्पेन के संविधान से ग्रहण किया गया है। ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए अपने नीति निर्देशक तत्व। आयरलैंड के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को स्पेन के संविधान से ग्रहण किया है। भाई साहब, ये भी किधर से उधार ले लिया। नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक होते हैं और मौलिक अधिकार नकारात्मक अवधारणा होती है मौलिक अधिकारों की। और नीति निर्देशक तत्वों की कौन सी अवधारणा होती है? सकारात्मक अवधारणा। राज्य के कुछ मामलों में इनकी आवश्यकता होती है। ये क्या करते हैं? मार्गदर्शन प्रदान करते हैं सरकारों को। इन्हें नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त होती है। ये राजनीतिक और सामाजिक न्याय के प्रतीक होते हैं। नीति निर्देशक तत्व राजनीतिक मान्यता प्राप्त होती है। नीति निर्देशक तत्व समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहन करते हैं। ये समाजवादी होते हैं। सामाजिक और राजनीतिक न्याय के प्रतीक होते हैं नीति निर्देशक। ये समाजवादी हैं। नीति निर्देशक तत्व क्या है? समाजवादी। इन्हें लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है। ये स्वतः लागू नहीं होते हैं। ठीक है। मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। भारतीय संविधान 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किसको जोड़ा गया है? मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। 1976 में मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से, सोवियत संघ रूस के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं। मौलिक कर्तव्य किनकी सिफारिश पर जोड़े गए हैं? सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और 11वां वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। और 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में 2003 या 2002 में जोड़ा गया।
86वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, थोड़ा दिमाग से निकल रहा है। संविधान संशोधन द्वारा। और श्रवण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों की जोड़ने की सिफारिश की थी, परंतु 10 जोड़े गए थे। ठीक है, चौथा प्रश्न देखते हैं अपन। भारतीय संविधान में निकलने से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। और अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष समान संरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई विभेद, यानी कोई जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर प्रतिषेध है। अनुच्छेद 16 में क्या किया गया है? अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है, यानी लोक नियोजन में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 17 के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। भारतीय समाज में व्याप्त कुरीति अस्पृश्यता का अंत करता है। छुआछूत का आचरण करने वाले को दंडित करने की व्यवस्था करता है। अस्पृश्यता की परिभाषा भारतीय संविधान में नहीं है। अस्पृश्यता की परिभाषा भारतीय संविधान में नहीं की गई है। इधर देख लेते हैं। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 में 5 आधारों का उल्लेख है। कितने का? अभी थोड़ी देर पहले बात किए थे अपन कि 5 आधार कौन से हैं? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव पर विभेद है। अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां प्रश्न देखते हैं अपन। कौन सा प्रश्न है? 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है अपना 5वां प्रश्न, निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में सुरक्षित किया जाता है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसमें प्रयुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? तो निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। पहले अपन को देखना है, शब्दों को पकड़ना है। निजता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी अनुच्छेद 31 में भाग 3 में गारंटी की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 14 में और 42वें संविधान, ये गलत है सब। ये तीसरा कथन इसमें क्या है? अपना सत्य कथन है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का विवरण किया गया 1235 तक। अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, ये जापान से ली गई है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और जापान से ली गई। अनुच्छेद 14 में विधि विधि की समक्ष समानता तथा विधियों के समान संरक्षण की, जो विधियों के समान संरक्षण के अवधारणा वो कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया वो ये कहाँ से ली गई है? जापान से। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा अपन को। ठीक है, गोपालन मामला 1950 के अनुसार अनुच्छेद 21 के तहत किसी मनमानी कार्यवाही प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध न कि विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन मौलिक अधिकार की श्रेणी के निम्नलिखित में से किसको हटाया गया? मौलिक अधिकार की श्रेणी में से निम्नलिखित में से किसको हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है, संविधान 32 में है और धार्मिक 35 से 28 तक अभी भारतीय संविधान में उल्लेखित है। और संपत्ति के अधिकार को है वो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। और अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19A(F) में से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, निरस्त कर दिया गया। और 301 अनुच्छेद के द्वारा विधिक अधिकार की श्रेणी में संपत्ति के अधिकार को रख दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार, जो पहले मूल अधिकार 31 की श्रेणी में आता था, जो मूल अधिकार से हटाकर भारतीय संविधान के भाग 12 के अध्याय 4 के तहत 300A के अंतर्गत एक विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया। भारतीय संविधान के भाग 12 में 5
अध्याय 5 में संपत्ति का अधिकार जोड़ा गया है। अनुच्छेद 300A यानी 301 कानून के अधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति की संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। अब 7वां प्रश्न देख लेते हैं अपन। कौन सा संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता? कौन सा नहीं आता? एक, चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सा में सहायता करना, यह आता है। कार्यस्थल पर महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य में 1955 के मामले में दिया गया। कार्यस्थल पर महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न से बचाने के लिए पानी की शुद्धता, ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 21 ये काफ़ी विस्तृत अनुच्छेद है, मृत्युदंड इसमें शामिल नहीं है। ठीक है। अनुच्छेद 21 जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 में कहा गया कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कानून अथवा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है। इम्पोर्टेंट बात है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 21 को भारतीय संविधान का मेरुदंड तथा मैग्ना कार्टा कहा है। अनुच्छेद 21 को किसने ये प्रश्न बन सकता है, किसने भारतीय संविधान का मेरुदंड? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का मेरुदंड तथा मैग्ना कार्टा कहा है? आ जाएंगे 20, 21, 22, 23। अनुच्छेद 32 आएगा पहले तो, क्योंकि भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा है? संविधान की आत्मा का है। 44वें संविधान संशोधन 1978 में संसद ने अनुच्छेद 359 में संशोधन करके स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 21 में प्रदत्त दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में आपातकाल में भी निलंबन नहीं किया जा सकता है। चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार परमानंद कटारा बनाम भारत संघवाद में दिया गया। 1979 का मामला है, 89 का मामला है। लैंगिक उत्पीड़नता का निषेध, विशाखा बनाम राजस्थान राज्यवाद 1997 का है। सॉरी, मैंने 1955 बोल दिया था वहाँ। 1997 का मामला एक बार देख लेना। प्रदूषण मुक्त जल और वायु के उपयोग का अधिकार, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1997 का मामला है। 1955 में जो बोला था विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, उसको 1997 कर लेना। ठीक है। 8वां प्रश्न देखते हैं। शोषण का विरुद्ध अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 23 और 24 में, 2 अनुच्छेदों में किया गया है। कितने अनुच्छेदों में किया गया है? 2 अनुच्छेदों में। मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी बेगारी का निषेध किया गया है। ठीक है। अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 में किया गया है। अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित जो अनुच्छेद है 29 और 30 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये 29 और 30 में है ना। ठीक है। कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन पर निषेध, अनुच्छेद 24 की बात की जा रही है यहाँ। ठीक है। 1 और 4 आएगा यहाँ। ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। अनुच्छेद 23 में मानव व्यापार एवं बालत श्रम पर निषेध करता है। अनुच्छेद 23 में व्यक्तियों को 2 बातों की गारंटी दी गई है। मानव दुर्व्यवहार के विरुद्ध अधिकार और बेगार एवं बलात् श्रम के विरुद्ध अधिकार का संरक्षण। अनुच्छेद 23 में राज्य की व निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। राज्य और निजी व्यक्तियों दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। कौन? राज्य। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। अनुच्छेद 24 देख लेते हैं। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर निषेध, अनुच्छेद 24 की बात है। अनुच्छेद 24 में क्या कहते हैं कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर निषेध किया गया है। फैक्ट्री, कल कारखाने, खान परिसंकट में गतिविधियों के निर्माण कार्यों और रेलवे में 14 वर्ष से कम बच्चों को नियोजन पर निषेध करता है। ठीक है। वर्ष 2006 में भारत सरकार ने बच्चों को घरेलू नौकरों के रूप में काम करने वाले अथवा प्रशासनिक प्रतिष्ठानों जैसे होटल, रेस्टोरेंट, दुकानों, कारखानों
होटलों, स्पा, चाय की दुकानों आदि में काम करने पर भी रोक लगा दी गई है। अनुच्छेद 14 9वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सही है? कौन सा सही है? कौन सा? ये देखना है कौन सा सही है। अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, नहीं, गलत है ये। अधिकार वे विशेषाधिकार है जो राज्य के संविधान में समाविष्ट है, गलत है ये भी। अधिकार राज्यों के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, ये सही है। नागरिकों को राज्य के विरुद्ध अधिकार प्राप्त होते हैं। अधिकार राज्यों के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, ये सही है। अधिकांश राज्य अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विषय से, गलत है ये भी। तो इसमें सही कौन सा? तीसरे नंबर का इसमें सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अधिकार राज्यों के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। अधिकार क्या है? राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त हो, राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। वे अधिकार जो नागरिकों के जीवन के लिए मौलिक एवं अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और उन अधिकारों में राज्य द्वारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है, मूल अधिकार कहलाते हैं। मूल अधिकार क्या होते हैं? जिन अधिकारों में राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है वो मूल अधिकार कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 10वां प्रश्न। आगे थोड़ी बहुत व्याख्या और दे रखी है। मूल अधिकार मौलिक या मूलभूत होते हैं, इसलिए होते हैं क्योंकि इनके बिना मूल अधिकारों की प्रकृति क्या होती है? निषेधात्मक होती है, वो हमेशा राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। मूल अधिकार मौलिक या मूलभूत इसलिए होते हैं क्योंकि मौलिक अधिकार मूलभूत इसलिए होते हैं क्योंकि इनके बिना व्यक्ति का संपूर्ण समग्र विकास बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक नहीं हो सकता है। सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है मौलिक अधिकार। ये अधिकार विशेषाधिकार नहीं है, अधिकार मौलिक है जो स्थानीय नागरिकों के साथ साथ कुछ विदेशों को भी प्राप्त होते हैं। 10वां प्रश्न देखते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भी समान आधार निर्मित करते हैं। आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करते हैं। उद्देश्य और राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार करता है। समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। इसमें क्या आएगा? ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार करता है। ठीक है, ये तो असमान व्यवहार करता है क्योंकि समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। ये भी ठीक है। ए से ये गलत है, ये गलत, ये भी गलत है। दोनों सही है किंतु ये व्याख्या करता है भैया, ये सही है, बी सही है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या क्या स्पष्टीकरण व्याख्या दे रखी है। संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 14 कह रहा है ये बात, या विधि के समक्ष समानता, ये ब्रिटेन से ली गई है ये उदाहरण, और विधियों का समान संरक्षण ये अमेरिका से लिया गया है, से वंचित नहीं करेगा। नागरिक प्रत्येक, चाहे वह विदेशी हो या देसी, सब ये अधिकार लागू होते हैं। कोई व्यक्ति गरीब अमीर, ऊंच नीच, अधिकार गैर अधिकारी विधि के ऊपर
नहीं है। यानी सबको प्राप्त होते हैं ये अधिकार, ठीक है। कुछ अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, वो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। वे अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, एक पर्सन है, इसमें देखेंगे, इसमें देखते हैं, एक पर्सन बनाते हैं और इसमें देखेंगे कि क्या है। वे अधिकार या मौलिक अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। इसमें देखते हैं कौन कौन से पर्सन बन सकते हैं, ठीक है। ए बी सी और डी और ई अनुत्तरित पर्सन। अब देखते हैं, इसमें लिखते हैं 14, 15, 16, 20, ठीक है। 15, 16, 29, 25, इसमें लिखते हैं 15, 16, 19, 29, 30, इसमें लिखते हैं 15, 18, 20, 25, ठीक है। ये वे अधिकार जो केवल वे मौलिक अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। कौन कौन से मौलिक अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, इसमें से देखते हैं अपन। ये गलत हो गया, ये भी नहीं है, ये सही है, ये सही है। तो अपन ने बताया कि कौन मौलिक अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 15 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, अनुच्छेद 16 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, अनुच्छेद 19 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, अनुच्छेद 29 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और अनुच्छेद 30 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। एक पर्सन ये अपन ने देख लिया, ये वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। क्या है ये? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। और दूसरा पर्सन एक और देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट पर्सन है ये भी। मौलिक अधिकारों में कौन से अनुच्छेद स्वर्णिम त्रिभुज, स्वर्णिम त्रिभुज को गोल्डन ट्रायंगल भी बोलते हैं। ट्रायंगल कहा जाता है। ये है किन किन एक बार प्रश्न को एक बार और देख लेते हैं। मौलिक अधिकारों में कौन से अनुच्छेद स्वर्णिम त्रिभुज या गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है? वे हैं ए, बी, सी और डी। त्रिभुज
देखते हैं। 15, 19, 21। देखते हैं। 14, 18, 21 और 21, 32 और 20 और एक है 14, 19 और यह है 21। 14, 19, 21। तो कौन से, ये 21 है, क्या है 21? गोल्डन त्रिभुज या गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है कौन से अनुच्छेदों को? तो अनुच्छेद 15, 16, 21 इनको नहीं कहा जाता गोल्डन ट्रायंगल। यह है गोल्डन ट्रायंगल त्रिभुज। अब कौन से अनुच्छेदों को कहा जाएगा? ये भी नहीं है। क्या अनुच्छेद 21, 32 और 20 को कहा जाता है गोल्डन ट्रायंगल? नहीं, ये भी नहीं है। यह है गोल्डन ट्रायंगल 14, 19, 21 को कहा जाता है गोल्डन ट्रायंगल। 14, 19 और 21 को क्या कहा जाता है? गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। 14, 19, 21 को गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। ठीक है। तो अपन ने बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न किए भी 2। उसके बाद में देखते हैं अपना 10 प्रश्न हो चुके हैं, 11वां प्रश्न देखते हैं अपन। मौलिक अधिकारों के बारे में शब्द किसने कहा कि मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाइयों के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज़ के रूप में जिसे आप संविधान में स्थायी बनाना चाहते हैं। किसमें कहा गया? किसने कहा था ये? पी.एन. भगवती ने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा ऐसा, या डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा, या बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था ऐसा? तो इसमें कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक मौलिक अधिकार को उस क्षण में किसी विशेष कठिनाइयों के दृष्टिकोण में नहीं देखा जाना चाहिए। मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाई के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज़ के रूप में जिसे आप संविधान को स्थायी बनाना चाहते हैं उसके रूप में देखा जाना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मौलिक अधिकार को उस क्षण में विशेष कठिनाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मौलिक अधिकार को उस क्षण की विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज़ के रूप में जिसे आप संविधान में स्थायी बनाना चाहते हैं उसके रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है। संसद को यह अधिकार नहीं है कि वह कानून बनाकर अन्य किसी न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय भाषाओं के भीतर न्यायालयों में दी गई इन शक्तियों का उपयोग कर सकती है। ठीक है। अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत आर्थिक, किनको? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को किस अनुच्छेद के तहत अंतर्गत मौलिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सांस्कृतिक विशेषाधिकार दिए गए हैं? किसको? अनुसूचित जाति और जनजातियों को मौलिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विशेषाधिकार दिए गए हैं। ठीक है। कि कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 19 में दिए गए हैं। कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 19 में दिए गए हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। एक मिनट। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था किसी के रूप में आचार निषिद्ध करता है? अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि
के विशेष संबंध में संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 19 में वाक स्वतंत्रता आदि के अधिकारों का संरक्षण दिया। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत दिया गया है। एक बार और देख लेंगे इस प्रश्न को। अनुसूचित जाति एवं जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? यानी अनुच्छेद 19 के तहत दिया गया है कि निबंधन कर दिया गया है कि ये जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं वहाँ घूमने की स्वतंत्रता नहीं है, किसी को बसने की स्वतंत्रता नहीं है, उनको निर्बंधन कर दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद 19 के तहत। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। ठीक है, अनुच्छेद 14 अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत दिए गए हैं। अस्पष्टता का अंत कर दिया गया अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत ये सही है, ये गलत हो गया। ठीक है, कौन सा सही है? अनुच्छेद 17 डी सही है इसके अंतर्गत, ये गलत है। ठीक है, अनुच्छेद 17 सही है इसके अंतर्गत। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित युग्मों में अनुच्छेद 13 एक बार देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? क्या पूछा है? सम्मिलित नहीं है। मानव व्यापार तथा बलात्संग पर निषेध अनुच्छेद 23 में किया गया है। अल्पसंख्यक वर्गों के लिए हितों का संरक्षण, ये भी सही है, अनुच्छेद 29 में किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में, ये भी सही है। शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन अतः अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, ये गलत है, अनुच्छेद 30 में किया गया है ऐसा प्रावधान। कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 30। शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन करने तक का अल्पसंख्यकों वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 में है। कौन से में? अनुच्छेद 31 में क्या था? संपत्ति का मूल अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा निरीक्षित कर दिया गया तथा मौलिक अधिकारों को संविधान के भाग 12 के अध्याय 4 के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया। अनुच्छेद 300A के तहत, अनुच्छेद 300A के तहत इस कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार ये क्या है? कानूनी अधिकार है और न कि मौलिक अधिकार है। 14 प्रश्न देखते हैं। मौलिक अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षण समझा गया है? भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मौलिक अधिकारों का संरक्षण समझा गया है? ठीक है, किसको समझा गया है? संसद को तो नहीं समझा गया। संसद का प्रमुख काम क्या है? कानून निर्माण करना और कानूनों पर हस्ताक्षर करना। या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री कौन होता है? वास्तविक प्रमुख होता है, ये व्यवस्थापिका यानी कार्यपालिका का अंग होता है। परंतु जो है अधिकारों का संरक्षक किसको बनाया गया है? न्यायपालिका को बनाया गया है। अधिकारों का संरक्षक किसको बनाया गया है? न्यायालय को बनाया गया, क्योंकि न्यायालय अधिकारों का उल्लंघन होने पर कितने प्रकार की याचिका जारी करता है? अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की याचिका जारी करता है। स्वतंत्र तथा सभ्य राज्य की प्रथम पहचान स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है। न्यायपालिका के मूल अधिकारों का संरक्षण माना गया है। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय के बारे में उपबंध है। भारतीय संविधान के भाग 5 में 124 से 147 तक किसका उल्लेख है? उच्चतम न्यायालय का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था
भारत के उच्चतम न्यायालय के गठन के संबंधित कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? किसके? अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? किसके अधीन नहीं है? सार्वजनिक व्यवस्था, इसके अंतर्गत स्वास्थ्य और सदाचार के अंतर्गत किया गया है। मानववाद, ये गलत हो गया, यहाँ गलत है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में किसका उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 25 में धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, जिसमें सार्वजनिक व्यवस्था है, स्वास्थ्य है और सदाचार आचरण प्रचार करने। ठीक। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की धर्म के अबाध के रूप में मानने, आचरण करने, प्रचार करने, अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया। धार्मिक विश्वासों को मानने का अधिकार है, आचरण का अधिकार है, प्रचार का अधिकार किया गया है। किसको किया गया है? और धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख के बारे में बात कर रहे हैं। राज्य व्यक्ति के इस अधिकार को सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और भाग 3 के निबंधों के उल्लंघन के आधार पर प्रतिबंध लगा सकता है। राज्य व्यक्ति के इस अधिकार पर सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य तथा भाग 3 के निबंधों के उल्लंघन के आधार पर प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में किसे? एक मिनट। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में किसे विधायन सत्ता का पूर्ण नियंत्रण लगाता है? भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता का पूर्ण नियंत्रण लगाता है? कौन लगाता है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। यानी अनुच्छेद में कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14। इसमें क्या है? अनुच्छेद 14 सही है। अनुच्छेद 14 में 2 बातों का उल्लेख किया गया है, विधि की समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 14 विधायन सत्ता को पूर्ण नियंत्रण लगाता है, विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाया गया। ये उपबंध है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, यह अधिकार लागू होता है। मौलिक अधिकार है। क्या है? वाद योग्य है, अवाद योग्य है। मौलिक अधिकार क्या है? अनुच्छेद 17% है कि मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य है, अवाद योग्य है, कठोर है, लचीले है। तो क्या है? मौलिक अधिकार वाद योग्य है। क्या अभी पढ़ा था ना अपन ने? न्यायालय 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को रिटें जारी करने का अधिकार है। मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य है। अनुच्छेद 32 के तहत उपबंधों के आधार पर यदि किसी न्यायालय मूल अधिकारों के हनन होता है तो वह न्यायालय में याचिका लगा सकता है। न्यायालय 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। न्यायालय कितने प्रकार की रिटें? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में।
यानी किस अधिकार से बंदी बना लिया? अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा को बोलते हैं को वारंटो, किस अधिकार से? परमादेश, मेंडेमस बोलते हैं उत्प्रेक्षण, प्रतिषेध। ये 5 प्रकार की रिटें जारी करता है उच्चतम न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट रिट क्या क्या जारी करता है? रिट जारी करता है। ठीक है, अपन ने देख लिया। ठीक है, अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त, अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? अनुच्छेद 25 के अंतर्गत किसको सम्मिलित नहीं करता है? पारसियों को सम्मिलित नहीं करता है, इनको नहीं करता। इनको करता है, जैनों को करता है, सिखों को करता है और बौद्धों को करता है, हिंदू धर्म में सम्मिलित। ठीक है, किसको कर नहीं करता? पारसियों को नहीं करता है। हिंदू अनुच्छेद 25 में क्या है? उपयुक्त हिंदू शब्द को पारसियों में सम्मिलित नहीं किया गया। अनुच्छेद 25 में दो व्याख्याएं भी दी गई है। पहला, कृपाण धारण करना को लेकर चलना सिख धर्म को मानने का अंग समझा जाएगा। कृपाण लेकर चलना सिख धर्म को मानने का अंग समझा जाएगा, कृपाण धारण करना। ठीक है, ठीक है। दूसरा, इस संदर्भ में हिंदुओं में सिख, जैन और बौद्ध सम्मिलित है। हिंदुओं में सिख, जैन और बौद्ध सम्मिलित किए गए। ठीक है, अनुच्छेद 29वां प्रश्न देखते हैं अपना। 29वां प्रश्न देखते हैं, 19वां प्रश्न देखते हैं अपना। राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। अनुच्छेद 21A में इसका उल्लेखित किया गया है। 86वीं संविधान संशोधन 2002 द्वारा किया गया है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया है और 21A में इसका उल्लेख किया गया है। तो ये बात तो क्या हो गई? सही हो गई। क्या हो गई? सही हो गई। क्योंकि अब क्योंकि लगा के देखना पड़ेगा। कारण है, कथन है, और प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार के रूप में विकसित किए विकास के अधिकार की व्याख्याओं के लिए अभिप्राय है। तो ठीक है, सही उत्तर दोनों है। दोनों क्या है? सही है और सही स्पष्टीकरण है। ये सही हो गया, अपना पहला ही सही हो गया इसमें। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। हिंदू धर्म में सिखों को, जैनों को और बौद्धों को शामिल किया गया है। ठीक है, पारसियों को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, ये पूरा विस्तार से अपन देख रहे हैं एक एक प्रश्न को। ठीक है, ये अपन ने बता दिया कौन सा संविधान संशोधन द्वारा, जो 86वीं संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, द्वारा एक नया अनुच्छेद 21 का, ये 45 में लिखी हुई थी ये बात, जोड़ा गया। इसमें आरंभिक शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया है। कौन शिक्षा? 6 से 14 वर्ष आरंभिक शिक्षा। 21 में कहा गया कि राज्य, अनुच्छेद 21 का यह ए में कहा गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य क्या करानी होगी? शिक्षा। ये संबंधित राज्य का निर्धारित कानून के तहत होगी। ठीक है, 20वां प्रश्न देखते हैं अपन, फटाफट देखेंगे, अब टाइम नहीं है थोड़ा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए? अनुच्छेद 21। कौन सा अनुच्छेद है? अपनी पसंद से विवाह करने के लिए। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा जल्दी में देखेंगे अब। व्याख्या पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 21 अपनी पसंद की व्यक्ति से विवाह करने के व्यक्ति का अधिकार को सक्षम देता है। शहींशाह जहान बनाम अशोकवाद 2018। शहींशाह या जहान बनाम अशोकवाद 2018 में उच्चतम न्यायालय ने अपनी पसंद
के व्यक्ति के पसंद के व्यक्ति से विवाह के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्राप्त अधिकारों में हिस्सा माना है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार संविधान में किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद का जीवन जीने या विचारधारा को अपनाने की स्वतंत्रता है। अतः एक व्यक्ति को अपनी पसंद से किसी व्यक्ति को विवाह करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदान किया गया है। 21वां प्रश्न देख लेते हैं अपन। भारत के उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित में किस वाद में पिछड़े वर्गों के लिए क्रिमिनल्स के मुद्दों पर चर्चा की? किसके लिए? किस वाद में पिछड़े वर्गों के वाद के लिए क्रिमिनल्स के मुद्दों पर चर्चा की गई? कौन सा वाद था? इंदिरा सावनी वाद, भाषण, इसको मंडलवाद भी कहा जाता है। 1990 का मामला था, मंडलवाद भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इंदिरा सावनी यूनियन ऑफ इंडिया, भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को सही ठहराया। न्यायालय ने यह भी कहा कि आरक्षण केवल प्रारंभिक चुनौतियों पर ही लागू होगा, न कि पदोन्नति पर। पदोन्नति पर भी आरक्षण दिया गया है भारतीय संविधान में। आगे बात करेंगे उसको थोड़ा। 3 प्रकार का आरक्षण है, उसके अलग ही बात कर लेंगे आरक्षण के बारे में। 22वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित अधिकथनों में से किस एक में ये घोषणा की गई कि भारत के संविधान के भाग 3 में किसी भी उपबंध में संशोधन करने की कोई शक्ति संसद को नहीं है? कौन से वाद में कहा गया? ठीक है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में कहा गया है कि भाग 3 के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति संसद की नहीं है। ये किस वाद में कहा? गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में। परंतु केशवानंद गोलकनाथ वाद था 1968 का वाद था, और 1972 में केरल में 1960 का मामला था गोलकनाथ वाद। तो इसमें कहा गया कि किसी भी अनुच्छेद में उपबंध में कोई संसद कोई संशोधन नहीं कर सकती। परंतु केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल के वाद में कहा गया कि संसद भारतीय संविधान के सभी अनुच्छेदों में किसी भी अनुच्छेद में क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है, परंतु आधारभूत जो है वहाँ संशोधन नहीं कर सकती संसद। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संसद संविधान के किसी भी मौलिक अधिकार को कम नहीं कर सकती है संसद, परंतु ये आधारभूत संरचना की भी बात कही गई इस संविधान में। बहुत आगे देखते हैं कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद में मुख्य न्यायाधीश के सुब्बा राव थे। गोलकनाथ वाद में कौन था मुख्य न्यायाधीश? के सुब्बा राव जी। कौन थे मुख्य न्यायाधीश? कौन थे? के सुब्बा राव। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? के सुब्बा राव थे। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में संविधान संशोधनों को अधिकार पर एकमात्र प्रतिबंध यह है कि इसके माध्यम से संविधान के मूल ढांचे में क्या आधारभूत संरचना का सिद्धांत को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। यह क्या कर दिया? प्रतिपादित कर दिया गया। क्या प्रतिपादित कर दिया गया? आधारभूत संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। अनुच्छेद 368 के खंड 4 व 5 को रद्द कर दिया गया। मिनर्वा मिल्स 1985 का मामला है। मिनर्वा मिल्स में भारतीय संघ में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 368 के खंड 4 व 5 को रद्द कर दिया, क्योंकि ये दोनों संसद को संविधान संशोधन की अनियमित शक्तियां देते थे और न्यायालय की न्यायिक पुनर्लोकन की शक्तियों को कम करते थे। मिनर्वा मिल्स 1985 का मामला है। इसमें भी आधारभूत संरचना के सिद्धांत को और ज़्यादा कर दिया गया था, विस्तार कर दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को देखना है अपन को। कौन से कथन को सही देखना है?
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में के नागरिकों तथा विदेशियों दोनों के लिए उपबंधित है। अपन ने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, तो ये गलत हो गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन अपन डिस्कस कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है, ये सही है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 के राज्य क्षेत्र में भारत के नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को समान रूप से उपलब्ध है, ये भी गलत है। इसमें केवल कौन सा कथन सही है? तो इसमें केवल 23वां प्रश्न है। 23वां प्रश्न में केवल 2 और 3 ये भी सही है। हाँ, दोनों को प्राप्त है। अनुच्छेद 21 तो दोनों को प्राप्त है, तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 और 3। तो वह अनुच्छेद जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। भारतीय नागरिकों को कौन कौन से अनुच्छेद प्राप्त है अपन ने बता दिया था पहले। भारतीय नागरिकों को कौन कौन से अनुच्छेद प्राप्त है, ये पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं। 15, 16, 19, 29, 30, ये अपन पहले डिस्कस कर चुके थे, ये दोबारा आ गया है। तो एक बार देख लेते हैं वापस से। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 में उपबंधित है मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है, विदेशी नागरिकों को उपलब्ध नहीं है। यहाँ अनुच्छेद 21 ये विदेशी नागरिकों को भी उपलब्ध है। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी अपन से। तो आगे देखते हैं। अनुच्छेद 15 में 5 प्रकार की आधार है। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर क्या किया गया है? विभेद यानी प्रतिषेध किया गया है। लोक नियोजन, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 21 में प्राण और देह स्वतंत्रता का संरक्षण किया गया है। यह अधिनियम भारतीय तथा विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। यह अधिकार, अनुच्छेद 21 का अधिकार भारतीय तथा विदेशी नागरिक दोनों को प्राप्त है। ठीक है, ये अपन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। और 24वां प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अधीन तथा प्रतिस्थापित विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण का लाभ निम्नलिखित में से किन्हें प्राप्त हो सकते हैं? भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को, विदेशों में रहने वाले सभी नागरिकों को, भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को ये अधिकार क्या होंगे? प्राप्त होंगे। विदेशों में रहने वालों को क्यों रहेंगे? ये भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले विदेशी नागरिकों को। ठीक है, ये सही है अपना। भारत में जन्मे सभी नागरिकों को ये अधिकार, भारत में जन्मे सभी नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त नहीं होंगे भैया, केवल 1 और 3 है। ठीक है, अगर भारत में जन्म गया और विदेशी है, कोई घूमने आ गया, उसको थोड़ी अधिकार प्राप्त हो जाएंगे ऐसे ही। तो थोड़ा कॉमन सेंस वाला पर्सन था। यानी किस किस को प्राप्त होगा? भारत के राज्य क्षेत्र में अंदर रहने वाले विदेशियों को, अनुच्छेद 14 के अधीन बात कर रहे हैं अपन, और एक सही है भारत में रहने वाले भारतीय नागरिकों को। ठीक है, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण की बात कही गई। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण की बात की गई। विधि के समान संरक्षण की बात कही गई। अनुच्छेद 14 में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत भी निहित, अर्थात मनमानेपन के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। यह भारत के नागरिकों तथा विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। 25वां प्रश्न देखते हैं, थोड़ा बड़ा प्रश्न है। भारत
के संविधान के उपबंधों के बारे में निम्न में से कौन सा उपबंध सही है? कौन सा उपबंध सही है? कौन सा उपबंध सही पूछा है यहाँ? कौन सा उपबंध सही है? अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन का संचालन कर सकते हैं। ये सही बात कही गई है। कौन सा कथन सही है? तो यही सही है अपना। और अधीन भाषाई ये गलत है। प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय, ये अनुच्छेद 30 में है ये बात, ठीक है। अधीन भाषाई ये भी गलत हो गया। भारतीय प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय और आर्थिक और मुक्त प्रयोजन के लिए संस्थानों की स्थापना करने और उनका अनुरक्षण करने का बेरोक अधिकार है। ये गलत हो गया ये भी, और ये भी गलत ही है वो भी, इसलिए क्योंकि एक सही कथन पूछा है अपन से तो हो गया, ठीक है। अनुच्छेद 29 में क्या किया गया है? अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को हितों का संरक्षण प्रदान करो भैया। 29 में अल्पसंख्यकों को हितों का संरक्षण, यह उपबंधित करता है कि भारत में किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों में किसी अनुभाग और उनकी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत वाले संस्थान और उनकी सहायता प्राप्त करने, धर्म, जाति, भाषा के आधार पर प्रवेश पर रोका जाएगा। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। यदि भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। 26वां प्रश्न देखते हैं। न्यायालय में समावेदन करने में सुने जाने का अधिकार। न्यायालय में समावेदन करने में सुने जाने का अधिकार नियम को किस वाद में उदार बनाया? 26वां प्रश्न में सी, कौन सा है? सी है। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, लोकल स्टेडाइल रूल कि न्यायालय में समावेदन करने और सुने जाने का अधिकार नियम किस वाद के द्वारा उदार बनाया? एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ के मामले में ये बना दिया गया, ठीक है। इसको देखते हैं। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ मामला न्यायिक स्वतंत्रता के बारे में था। एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ मामला न्यायिक स्वतंत्रता के बारे में था। इस मामले में न्यायाधीशों की व्यवस्था, भारत कानूनी कार्यवाही की नौकरी और असमताओं में विभाजन के संबंध में वैध मुद्दे उठाए गए। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसलों में कहा गया कि न्यायालय की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायाधीशों के चयन और स्थानांतरण में न्यायपालिका की प्रधानता आवश्यक है। इसमें कानून के शासन को कायम रखने के लिए संविधान की व्याख्या में न्यायपालिका की भूमिका को स्वीकार किया गया। 27वां प्रश्न देखते हैं अपन। इसमें तीसरा सही है। 27वां देखेंगे। संविधान के 21 अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में उनके गैर सरकारी एवं गैर अनुदान प्राप्त सम्मिलित है अन्य पिछड़े अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। ये कौन से में है? 15(5) में। शिक्षण संस्थानों में शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात 15(5) में की गई और लोक नियोजन में आरक्षण की बात अनुच्छेद 16(5) में की गई। शिक्षण संस्थानों में गैर सरकारी
अनुदान प्राप्त अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। अनुच्छेद 15(5) में की गई है। ठीक है, कहाँ है यहाँ? अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगी, इधर देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 15(5) में के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़े वर्गों के पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। SC/ST को आरक्षण सुविधा प्रदान की गई अनुच्छेद 15 के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में। ठीक है, ये 3 बातें पर ध्यान रखना। अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में ST/ST को आरक्षण दिया गया है, सरकारी और गैर सरकारी दोनों में। ठीक है, ये 28वां प्रश्न देखते हैं अपन। कौन सा प्रश्न देख रहे हैं? 28वां। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में दिए गए मूल अधिकारों के संबंध नहीं रखता? मूल अधिकारों के संबंध नहीं रखता। क्या है इसमें संबंध नहीं रखता? कौन है? 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, अपन ने भी पढ़ा था 21 में इसका उल्लेख है। मानव दुर्व्यवहार और बलात्संग पर निषेध, ये अनुच्छेद 23 और 24 में इसका उल्लेख किया गया है। और लोक स्वास्थ्य की अभिवृद्धि और मादक पेय पदार्थों पर प्रतिषेध, ये गलत है, ये भी गलत है। इसमें चौथा सही है, 6 से 14 वर्ष। यहाँ देखेंगे 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, इस संविधान में अनुच्छेद 21A मौलिक अधिकार 6 से 14 बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। नीति निर्देश तत्व अनुच्छेद 45 की विशेष प्रारंभिक देख रेख देने और राज्य उपबंध करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51 माता पिता कर्तव्य है कि 11वें मौलिक कर्तव्य में है कि माता पिता का कर्तव्य होगा, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को के लिए शिक्षा का उल्लेख किया गया है।